जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इस सप्ताह आपके पेपर में आपके एग्जाम से संबंधित कौन सी ऐसी टॉपिक्स है या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो इस सप्ताह इस पेपर में आए हुए जो आपके परीक्षा के लिए क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला पॉइंट है, अक्षय ऊर्जा की नई नीति का ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा लागू। बिहार में अक्षय ऊर्जा यानी गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ऊर्जा विभाग की कंपनी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा, यानी ये ब्रेडा का फुल फॉर्म है, इसको दिमाग में रखिएगा। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा को दिमाग में रखिएगा, पूछ सकता है ब्रेडा का फुल फॉर्म क्या है। और ब्रेडा ने पहली बार वर्ष 2017 में अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी। ठीक है, ये आप ब्रेडा को दिमाग में रखिएगा, साथ में अक्षय ऊर्जा को भी दिमाग में रखे रहिएगा। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जो जिस ऊर्जा का कभी क्या होता है, क्षय नहीं हो, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्या पवन का क्षय हो सकता है, क्या सूरज का क्षय हो सकता है, क्या जल का क्षय होता है हो सकता है, क्या जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और ये अक्षय ऊर्जा को आप दिमाग में रखिएगा। और एक और बात दिमाग में आप रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने आपको 2015 में इसका नींव रखा था। COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नींव रखा गया था। तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश है, इसमें दिमाग, इनमें जो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो सौर आपके जो सदस्य देश हैं वो जो भी है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो भी देश है वही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्या है, सदस्य देश है। ये आपको कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भी देश है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लगभग ये देश क्या है, सदस्य है। क्योंकि ये तीनों अक्षय ऊर्जा के जो भी स्रोत है और संसाधन है यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है, सबसे ज्यादा है। इस कारण से ये यही सदस्य क्या है, इस संगठन के क्या है, सदस्य देश है। तो आप अक्षय ऊर्जा को दिमाग में रखिएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भी दिमाग में रखिएगा। ये आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, कैसे ही प्रश्न बना के इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दिमाग में आपको रखना है। AI एंकर के साथ 26 मई को नए रूप में दिखेगी डीडी किसान चैनल, यानी दूरदर्शन का किसान केंद्रित चैनल डीडी किसान कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 एंकर के साथ 26 मई को नए रंग रूप और नए अंदाज में नजर आएंगे। यानी कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आधारित 2 एंकर ऐसे होंगे जो 24 घंटों की कृषि से संबंधित आपको न्यूज आपको सुनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ये AI कृषि और AI भूमि, यानी कि ये दिमाग में आप ये रखिएगा कि यह पहल किसी भारतीय सरकारी चैनल के लिए पहली बार हुआ है। ये पहला पहल है और कृषि चैनल से संबंधित है। तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आखिरी वोटिंग से पहले 45 घंटे के लिए साधना में लीन हो जाएंगे मोदी। आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि साधना में जो लीन हो रहा है ये कहां हो रहा है, तो ये कन्याकुमारी को दिमाग में रखिए। और कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक जिला है, यही पूर्वी पश्चिमी तटीय रेखाओं से मिलती है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यानी कि आप हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को मैप पे जाके देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, वहां से हो सकता है प्रश्न पूछ दे, क्योंकि ये तीनों का मिलन बिंदु है। और साथ में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्वामी विवेकानंद को भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जहां साधना में लीन हो रहे हैं वहीं विवेकानंद ने देश भ्रमण के बाद 3 दिन तक तप किया था। यानी कि जहां ये साधना में वहीं कभी विवेकानंद ने पूरे देश को 3 भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने भी तप किया था। तो विवेकानंद भी इतिहास के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो विवेकानंद को भी पढ़ लीजिएगा। साथ में कन्याकुमारी और साथ में आपको हिंद महासागर की खाड़ी और अरब सागर को भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने छोड़ा अग्निबाण। अग्निबाण को दिमाग में रखिए। साथ में भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया में पहला 3D रॉकेट लॉन्च कर रचा इतिहास, यानी कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट है। भारत के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेट ने धनुष से भरी उड़ान, ये दिमाग में रखिए। साथ में अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा स्थित अपने परीक्षण केंद्र धनुष से स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया है। अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। ठीक है,
अग्नि बाण रॉकेट को पूरी तरह स्वदेश में डिजाइन और विकसित किया गया है। यह दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन से संचालित होता है। यानी ये पूर्णतः क्या है, स्वदेशी है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, अग्नि बाण को ये पूछ सकता है, प्रश्न के रूप में आपको सामना हो सकता है। चलिए, भैंस पर ब्राजील की पुलिस करती है पेट्रोलिंग। यानी भैंस पर ब्राजील की पुलिस करती है पेट्रोलिंग। आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि भैया ये प्रश्न नहीं पूछेगा कौन सा देश का सैनिक जो है वो भैंस पे पेट्रोलिंग करता है, ये नहीं पूछेगा। ये पेपर में जब कटिंग निकाला पढ़ते वक्त हमको दिखा कि आपको ये मराजो द्वीप, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि ब्राजील में एगो मराजो द्वीप है, उत्तरी पूर्वी एरिया में ब्राजील में एगो मराजो द्वीप है। बस कहाँ है ये मराजो द्वीप को आपको दिमाग में रखना है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश है और उस ब्राजील के उत्तरी पूर्वी एरिया में ये मराजो द्वीप पड़ता है। बस आपको मराजो द्वीप दिमाग में रखना है। बाकी भैंस में इसलिए लोग चलता है क्योंकि बरसात के मौसम में कीचड़ में आपको घोड़ा और गाड़ियों से बेहतर ये चलते हैं भैंस, घोड़ा से भी बेहतर, इसलिए। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से 670 की मौत का अनुमान। आपको पपुआ न्यू गिनी दिमाग में रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन को दिमाग में रखना है। दक्षिणी प्रशांत द्वीप जो पेपर के माध्यम से लाइट में आते होंगे, पेपर में दिखते होंगे, उनको देख लीजिएगा। साउथ चाइना सी को भी देख लीजिएगा और प्रशांत महासागर के जो भी द्वीप देखिए, पेपर पढ़ते वक्त जब भी आप पेपर पढ़ते होंगे कोई भी आइलैंड का नाम आता है, द्वीप का नाम आता है, तो उसको गोल घेर लीजिएगा। वो प्रश्न के रूप में किसी ना किसी रूप में पूछ देता है कि ये द्वीप कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आप पपुआ न्यू गिनी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन को, दक्षिणी प्रशांत में कोई द्वीप है तो वो देख लीजिएगा, द्वीप वगैरह को भी। ठीक है, इसमें बस आपको इतना ही देखना है। कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी में आपको अनुसुआ सेनगुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कान फिल्म महोत्सव में अनुसुआ सेनगुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये देख लें, ये इनका नाम अनुसुआ सेनगुप्ता इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये कलकत्ता की रहने वाली सेनगुप्ता इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ये जो सेनगुप्ता है ये कोलकाता की रहने वाली है। और 2024 में जब कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इन्होंने इतिहास भी रचा है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है। और ये भारत की है, कोलकाता की है, इस कारण इनका नाम दिमाग में आप रखिएगा। ये 77वां यानी 77वें में कान फिल्म महोत्सव में इनको अनुसुआ सेनगुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, इसलिए ये दिमाग में रखिएगा। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है, यानी कि एक तो एक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है, ऊपर से ये कलकत्ता की है, सेनगुप्ता है, कान फिल्म महोत्सव 77वां। ये सब दिमाग में रखिएगा। किसी रूप में घुमा के क्या है, प्रश्न अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है। साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर कमलकांत झा का दिल्ली में निधन। ये साहित्य अकादमी से सम्मानित है कमलनाथ झा, जिनका निधन हो गया दिल्ली में। कमलनाथ झा का जन्म 29 मार्च 1943 को मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में हरिपुर डी टोल में हुआ था। वर्ष 2020 में उनकी रचना गाछ रुसल अच्छी यानी गाछ रुसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। याद रखिएगा 2020 में इनको चयन किया गया था गाछ रुसल अच्छी के लिए, और दिया कब गया, कोरोना संक्रमण के कारण 18 सितंबर 2021 को उन्हें यह पुरस्कार मिला। चयन हुआ 2020 में, मिला 18 सितंबर 2021 को। तो बस ये डेट दिमाग में रखिएगा, हो सकता है पूछ दे इनसे प्रश्न, क्योंकि इनकी हाल ही में देहांत हुआ है इनका, इस कारण से। ठीक है, सावरकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे सावरकर, हाँ ये तो थे ही। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हाँ 41वां इनकी जयंती मनी। इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किनकी है, तो सावरकर की है। बस एक पॉइंट ये दिमाग में रखना है। बाकी हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आप सावरकर को पढ़ लीजिएगा और तथ्य होंगे। तो 1911 से 1921 तक अंडमान के सेलुलर जेल में भी रहे हैं।
ठीक है। बैराज से डॉल्फिन को बचाकर घाघरा में छोड़ा। आप डॉल्फिन से संबंधित पूछता है इसमें देख लीजिएगा गंगा में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, और गंगा की डॉल्फिन को वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में जलीय जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और संरक्षित वन जीव प्रजातियों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और साथ में आप राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपके बिहार के पटना में है, जो 2024 में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। तो आप राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का भी दिमाग में रखिएगा कि कहाँ है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपके बिहार के पटना में है, ये भी दिमाग में रखिएगा। साथ में आपके अधिनियम 2022 के जलीय जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और संरक्षित वन्यजीव प्रजाति के अंतर्गत इसका स्थान दे दिया गया है, इसलिए डॉल्फिन से प्रश्न पूछता है। और गंगेय डॉल्फिन को दिमाग में आप रखिएगा। आज के पेपर में इतना ही।